रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी समय आपको जरूरत पड़ेगी इसकी। अगर आप कह रहे हैं कि मैं ओबीसी से हूँ तो सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप कह रहे हैं कि मैं जनरल से हूँ, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आप कहेंगे कि मुझे एससी एसटी कैटेगरी से बेनिफिट लेना है तो संबंधित सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए डिजिटल बना हुआ। आय का प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, जनरली ये ओबीसी कैटेगरी से जब हम अप्लाई करते हैं तब हमको इसकी जरूरत पड़ती है। इनकम सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, ये भी डिजिटल बना हुआ होना चाहिए और 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इसका विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। जैसे आय का प्रमाण पत्र, मान लो मेरी ही बेटी है, उसको एडमिशन लेना है और अब मेरी आय तो बहुत ज्यादा है, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? उसमें मैम आय की कुछ लिमिट्स रहती है इनमें, तो उस लिमिट से अगर आप ज्यादा जा रहे हैं तो फिर उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट दीजिए नहीं, उसमें सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के लिए इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। तो मैं ओबीसी की और मान लो मेरी ही बच्ची एडमिशन ले रही और मेरी तो आय 15 लाख है, तो मैम आप सीधे जनरल से अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपका फॉर्म भरा ही नहीं पाएंगे उसका। तो फिर जाती तो ओबीसी नहीं, आपको स्कॉलरशिप अवेल नहीं है, बेनिफिट वो नहीं मिलेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी कोई स्कॉलरशिप का रहेगा। हाँ बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जस्ट ये स्कॉलरशिप में बेनिफिट नहीं होगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके अलावा उसका कितनी रिक्वायरमेंट है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो एमपी डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होती है मेनली। तो अगर आप उन स्कीम्स का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र भी आपके पास में होना चाहिए और ये भी डिजिटल बना हुआ हो तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद में आपके खुद के कलर फोटोग्राफ्स आपके पास में होना चाहिए। आप अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर खेलने गए हैं, उसका बेनिफिट आपको एडमिशन में दिया जाता है, लेकिन बेनिफिट ले रहे हैं तो फिर वही बात सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी में अगर रिजर्वेशन की जरूरत है या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो वहां पर भी आपके पास में संबंधित सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं ये आपके स्कैन होकर के जो वेबसाइट हमने बताई है उस वेबसाइट के ऊपर वो अपलोड होते हैं, और अपलोड होते हैं तो क्या होता है कि इनकी ऑनलाइन ही किसी हेल्प सेंटर पे मैं अभी बताऊंगा थोड़ा सा प्रोसेस, वहां पर इनका वेरिफिकेशन होता है। तो ध्यान रखिए कि अपलोड करते समय ये सारे के सारे पटनी होना चाहिए, पटनी यानी कि रीडेबल होना चाहिए। कई बार होता है ना फोटो खींचने कैमरा थोड़ा सा हिल जाता है, अब फोटो क्या हो जाता है ब्लर, ब्लर यानी कि फोटो तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है या किसका फोटो है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो आवेदन फॉर्म है वो सत्यापन होने में दिक्कत आएगी, वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आएगी, उसकी वो वेरीफाई नहीं होगा किसी तरह में। तो आप देख लें एक बार कि वो ठीक है इसके। ये एक छोटी सी प्रोसेस है जो कि मैं बहुत ब्रीफ में आपको बताऊंगा। आपको करना क्या रहेगा, जैसे ही आपका 12th का रिजल्ट आ जाता है आप वेबसाइट पर जाएंगे, एडमिशन की लाइन वहीं पर खुल जाती है, पता कर लेंगे कि लाइन खुल गई है, एमपी ऑनलाइन पर जाएंगे, इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन से आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा। जनरली ये आईडी और पासवर्ड एमपी ऑनलाइन का जो भी ऑपरेटर है वो स्टूडेंट्स को शेयर करना भूल जाता है। आईडी तो मिल जाएगी आपको क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, आपको प्रिंट निकाल के देगा उसमें रहेगी, लेकिन पासवर्ड देना भूल जाता है। और आप लोग भी ध्यान नहीं देते हो कि पासवर्ड की क्या करेंगे, भैया ने जो कर दिया वो सब सही कर दिया है ना। ऐसा नहीं करना है, आपको पासवर्ड लेना है उससे कि मेरा पासवर्ड भी लिख दीजिए, ठीक। पहली चीज तो ये। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन जब पूरा हो जाएगा तो आपको चॉइस फिलिंग के लिए जाना है। अब चॉइस फिलिंग एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। चॉइस फिलिंग से सीधा सीधा मतलब है कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना है, मुझे उस कॉलेज में कौन सा कोर्स करना है, ठीक। अब जो कोर्स आपको करना है वो हो सकता है कि एक से ज्यादा कॉलेज में उपलब्ध है, तो आप क्या करोगे 1, 2, 3 करके कॉलेज सिलेक्ट करोगे। तो मेरा सबसे पहला प्रेफरेंस ये कॉलेज है तो इस कॉलेज का सिलेक्ट किया, कोर्स का सिलेक्ट किया। दूसरे नंबर पर मैं इस कॉलेज को लेना चाह रही हूँ, उसका नाम सिलेक्ट किया, उसमें जो कोर्स है उसको सिलेक्ट किया। इस तरह से आप बहुत सारे कॉलेज 7 से 10 कॉलेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं कंटेंट में क्या आएगा वो बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन आप कम से कम 9 से 10 कॉलेज
सिलेक्ट कर सकते हो। अब कॉलेज सिलेक्ट करने की जो प्रोसेस होगी ये कहलाएगी आपकी चॉइस की। ठीक है, आपकी चॉइस के हिसाब से कॉलेज, आपकी चॉइस के हिसाब से कोर्सेज का चयन, ये कहलाता है चॉइस फिलिंग। ये कहाँ होगा? ऑनलाइन होगा, इस वेबसाइट के ऊपर होगा। तो चॉइस फिलिंग भी आपको अनिवार्य रूप से करना है। उसके बाद में ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट देख लेना है कि आपका जो आवेदन फॉर्म है वो सत्यापित हो गया है या नहीं हो गया है। अब सत्यापन से मतलब क्या है? आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बहुत सारी जानकारियां भरी है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम है, मम्मी का नाम है, मेरा 12th में इतने परसेंटेज बने हैं, मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट है या एससी सर्टिफिकेट है, या मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जा रही हूँ। बहुत सारी जानकारियां आपको भरी जाएगी। तो इन जानकारियों को कोई न कोई टीचर या फिर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अपने आप वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो जब तक ये जानकारियां वेरीफाई नहीं होगी आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इस प्रोसेस को, जिसमें कि आपने जो जानकारियां दर्ज की है पोर्टल पे, ई प्रवेश के पोर्टल पे, उसको वेरीफाई करने की प्रोसेस को हम कहते हैं सत्यापन। तो सत्यापन एक जरूरी प्रक्रिया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सत्यापन हुआ कि नहीं हुआ है? एमपी ऑनलाइन पर जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया उसका एक प्रिंट निकलेगा। एमपी ऑनलाइन पर जैसे ही आपने चॉइस फिलिंग कर लिया उसका भी एक प्रिंट निकलेगा। रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर जहां आपका फोटो होता है उसके ऊपर लिखा रहेगा ऑनलाइन वेरीफाइड। ऑनलाइन वेरीफाइड इसका अर्थ क्या है? आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गया है। आपको कुछ भी नहीं करना है वेरिफिकेशन को लेकर, सॉफ्टवेयर ने अपने आप कर दिया है वेरीफाइड। लेकिन जिस छात्रा के फोटो के ऊपर जो जगह है उसमें लिखा आ जाए नॉट वेरीफाइड, उसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि मैंने फिर कह रहा हूं, अगर सत्यापन नहीं हुआ है आपके फॉर्म का पूरी तरह से तो आपका एडमिशन भी नहीं होगा। आप चाहे 2 महीने इंतजार कीजिए, 4 महीने इंतजार कीजिए, पूरी एडमिशन प्रक्रिया खत्म होने तक इंतजार कीजिए, नहीं होगा। वेरीफाई नहीं हो पाता है, इसके कुछ केसेस है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे 12th का रिजल्ट आपका आता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपके 12th के बोर्ड के डेटाबेस में अवेलेबल है। तो आजकल एमपी ऑनलाइन में जो सॉफ्टवेयर है ई प्रवेश का, उसमें ऐसी फैसिलिटी है कि 12th का रोल नंबर डालते ही वो पूरी जानकारी आपकी वहां से फैच कर लेता है, यानी कि बोर्ड से निकाल लेता है। तो कई स्टूडेंट्स के साथ में क्या हो जाता है कि वो जानकारी अवेलेबल नहीं हो पाती किसी कारण से। तो एक तो ऐसे स्टूडेंट्स का फॉर्म जो है ऑनलाइन वेरीफाइड नहीं होता। उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट्स तो अप्लाई किए हैं लेकिन वो डिजिटल वाले नहीं है, वो हाथ से बने हुए सर्टिफिकेट है ना, जिन पर सिग्नेचर और सील लगती है मैन्युअली, वो है पुराने जो सर्टिफिकेट बनते हैं। तो ऐसे सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन वेरीफाई नहीं होते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके लिए भी जो संबंधित वेबसाइट है वहां पर पुराने सर्टिफिकेट का डेटा नहीं है, सिर्फ वो डिजिटल बने हुए उसी का डेटा रहता है। तो ये कुछ केसेस हैं जिसमें कि आपका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन वेरीफाइड ऑटोमेटिकली नहीं होता है। अब अगर आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो गया है तो आपको क्या करना है? आपको आवेदन पर ऑनलाइन वेरीफाइड लिखा है तो आपको महाविद्यालय आवेदन का इंतजार करना, यानी आपने चॉइस फिल कर लिया, ऑनलाइन वेरीफाइड लिखा आ रहा है आपके, तो अब आपको क्या करना है कि एक प्रोसेस होती है सीट अलॉटमेंट की, जिसको हम बोलते हैं सीट आवंटन। एक शेड्यूल होता है एडमिशन का, 5 से 6 दिन रजिस्ट्रेशन का मिलता है, फिर 3 दिन के आसपास आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने और फीस जमा करने के लिए मिलता है। तो अलॉटमेंट मतलब जिस कॉलेज को आपने सिलेक्ट किया एक कोर्स के लिए, उस कॉलेज में उस कोर्स की सीट आपको मिली कि नहीं मिली, क्योंकि मेरिट के हिसाब से मिलती है सीट। जैसे आपके पास में किसी कॉलेज में कोई कोर्स है उसकी 40 सीटें हैं और आपकी मेरिट में जो सीरियल नंबर बन रहा है वो मान लीजिए बन रहा है 10, तो डेफिनेटली 40 में से 10वीं सीट आपको मिल जाएगी, तो आपका एडमिशन वहाँ हो जाएगा। तो वहाँ आपको एक अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन जाकर के एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर ही जाना है और वहाँ जो भी ऑपरेटर उसको बोलना है कि भैया ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये मेरा पासवर्ड है, मेरा अलॉटमेंट लेटर मुझे निकाल के दे दीजिए। वो अलॉटमेंट लेटर आपका दे देगा और इसका एक एसएमएस भी आता है, लेकिन कई बार तकनीकी कारणों से एसएमएस नहीं प्राप्त हो पाता है। तो आप उस शेड्यूल को जो भी उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त होगा, एक समय सारणी प्राप्त होगी, उसके हिसाब से आप देख लेना कि कितनी तारीख को कितनी बजे अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन आएंगे, तो आप उस दिन चेक कर लें। ठीक, अब अलॉटमेंट लेटर में आपको कॉलेज का नाम मिलेगा,
कौन सा कोर्स उस कॉलेज में आपको मिल रहा है, वो भी सब जानकारी रहेगी। ठीक है, आपको लग रहा है कि मुझे जो अलॉटमेंट लेटर में कोर्स और कॉलेज मिला है वो मेरी पसंद का मिल गया है, अब मुझे आगे और सिलेक्ट नहीं करना है, तो आप ऑनलाइन ही फीस भर दीजिए। ठीक है, फीस के लिए भी आपको कॉलेज नहीं जाना है फिल करने के लिए, ऑनलाइन ही भरा रही फीस, तो ऑनलाइन ही फीस भर देंगे। तो महाविद्यालय पाठ्यक्रम का आवंटन होने के पश्चात छात्रों द्वारा प्रवेश एवं नामांकन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना। नामांकन शुल्क और एडमिशन की फीस दोनों आपकी एक साथ वहीं पर फिल हो जाएगी। उसके बाद में एक रसीद जनरेट होगी जिसमें लिखा होगा कि इस छात्रा ने इतनी फीस इस कोर्स के लिए पे की है, वो रसीद का प्रिंट लेना है और अपने पास में उसको रखना है, और फिर आपको उस रसीद को लेकर के कॉलेज में जिसमें कि आपने अलॉटमेंट लेटर में नाम आ रहा है जिस कॉलेज का, वहां जाके बताना है कि सर मेरा एडमिशन हुआ है, मैंने फीस पे कर दी। तो बाद में आगे की जो प्रक्रिया है उस कॉलेज की अपनी अपनी प्रोसेस अलग अलग हो सकती है, तो वो कॉलेज आपको वहीं पर हेल्प कर देगा कि अब आपको क्या करना है। बस ये ध्यान रखना, दो चीज है बहुत महत्वपूर्ण, आपका सत्यापन होना जरूरी है डॉक्यूमेंट्स का, उसके बिना एडमिशन नहीं होगा। अलॉटमेंट लेटर जिस तारीख को आपको मिलेंगे, 4 दिन अधिकतम मिलते हैं फीस पे करने के लिए। कितने? अधिकतम 4 दिन। अभी तक जो शेड्यूल आए हैं हमारे पास में पिछले साल के, तो उन 4 दिन के अंदर अंदर ही आपको फीस पे करना है। अगर फीस पे करने से चूक गए या भूल गए कि बोले कि अभी तो टाइम है बाद में करूंगी, आपका टाइम खत्म हो जाएगा।